एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। तमाम बड़ी और अहम खबरें आज आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। कई दिन से आप देख रहे होंगे आई लव मोहम्मद को लेकर कैंपेन शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद बवाल हो गया यूपी में। लेकिन क्या इस बवाल के पीछे समाजवादी पार्टी है, बताऊंगा आपको। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कैसे संदेश दिया है, सबसे पहले वो दिखाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बवाल कल बरेली में हुआ था, उन मौलानाओं को और उन कट्टरपंथियों को जो बवाल कर रहे थे, उन्हें याद दिला दिया है कि किसकी सत्ता उत्तर प्रदेश में है। आज बवालियों को, कट्टरपंथियों को क्या संदेश दिया है, सुनवाते हैं। अब भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उधर योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया और इधर आप देख रहे हैं मौलाना तौकीर रजा हिंसा भड़काई और इन्हीं ने दंगाइयों को प्रेरित किया हिंसा के लिए। लेकिन आज पुलिस ने इनको हथकड़ी लगाई और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो इधर मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी खुला चैलेंज दे रही है, भड़का रही है। और आज समाजवादी पार्टी ने कैसे खुला चैलेंज दे दिया इतने बवाल के बाद, सुनिए जरा। कर रही हूँ मैं, ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। मौलाना को पता चल गया कि यूपी में सत्ता किसकी है, दंगाइयों को पता चल गया कि गर्मी शांत कैसे होती है, लेकिन विपक्ष की बंदूकें अब भी तनी हैं। जैसे यूपी जले तो कुछ मौज आ जाए, यही मन्नत मना रहे हो। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। नवरात्रि में नापाक इरादे वाले चंड मुंड को रौंदने वाली बाबा की वार्निंग से कट्टरपंथी हिले हुए हैं, लेकिन वोट के प्यासे कुछ राजनेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए योगी का मैसेज है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सवाल ये नहीं कि योगी ने सब संभाल लिया, अब सवाल यह है कि कुछ भी ना संभले ये मंशा किसकी। कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि दंगे हो, यूपी जले तो दंगे की आग पर सियासी रोटियां सेक सके। बवाल के पीछे छिपा एक एक चेहरा आज बेनकाब होने वाला है, बस देखते जाइए। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो लोग दंगा कर रहे थे उनकी गर्मी को शांत कर दिया है। आइए जरा बताता हूं। बरेली में बवाल करने वालों पर एक्शन जारी और योगी आदित्यनाथ, हर तस्वीर देख रहे हैं। तौकीर रजा सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, देख रहे हैं आप ही। 20 एफआईआर में 2000 लोगों को आरोपी बनाया है जो पत्थर बरसा रहे थे। 39 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और बरेली में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। उपद्रव की साजिश किसने की? बरेली में 3 से 4 जगह पर दर्शकों एक साथ हंगामा हुआ और भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किए गए। भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ सड़कों पर आ गई और भीड़ ने
पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया, फायरिंग भी की। हालांकि पथराव फायरिंग के पीछे कौन है अब तक सामने नहीं आया है। बवाल में 10 पुलिसकर्मी सहित 40 लोग घायल हो गए। 200 सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान हो रही है, देख रहे हैं ना, इन्हीं में से पहचान की जा रही है। और बवाल करने वालों को योगी आदित्यनाथ ने आज वार्निंग दे दी है। कहा मौलाना भूल गए हैं कि यूपी में किसकी सरकार है, छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इन बवालियों की डेंटिंग पेंटिंग बड़ी जरूरी है और आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। हिंसा करने वालों की कई पीढ़ियां याद रखेंगी। आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर हिंसा करोगे तो मां भगवती ऐसे चंडमुंड को छोड़ेंगी नहीं। और आज योगी आदित्यनाथ ने सबको संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से रहें। सुनिए जरा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करें, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है दर्शकों, लेकिन यह चेतावनी क्यों दी गई है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आप, बरेली में जो हुआ है कासगंज में भी वैसा ही कुछ करने की साजिश थी। देखिए आप कैसे यहां पर बवाल किया जा रहा है और पुलिस समझा रही है। शहर शहर बवाल हो रहा है, पुलिस समझा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने इस दंगे के पीछे, हिंसा के पीछे साजिश की है दर्शकों। लेकिन सवाल ये कि आखिर समाजवादी पार्टी के वो कौन से नेता हैं जो इस समय दंगाइयों के या हिंसा करने वालों के सपोर्ट में आ गए। देखिए आप, अबू आजमी हो, अखिलेश यादव हो या फिर सुमैया राणा, ये सभी वो नेता हैं जो इस पूरे कैंपेन में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और बवालियों का साथ दे रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। आई लव मोहम्मद विवाद के पीछे सबसे पहले सोशल मीडिया है। आई लव कैंपेन के पीछे सियासी साजिश का भी शक गहरा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग सीधे सपा को जिम्मेदार बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी नेता लगातार समर्थन में बयान भी दे रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या आई लव कैंपेन सियासी साजिश की उपज है? क्या सपा इसकी मदद से 27 का सपना देख रही है, 27 को साधने की कोशिश है? क्योंकि कुछ घटनाओं में सपा नेता सीधे शामिल हुए हैं। देख रहे हैं आप, यह है उत्तराखंड के काशीपुर की घटना, जहां 3 सपा नेता शामिल हैं सीधे सीधे, और पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी का कनेक्शन इन नेताओं से मिला है, जिसके बाद एसपी नेता नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बताता है कि यूपी के बाहर भी सपा मूवमेंट का हिस्सा है। और अब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, सुनिए। सवाल ये कि क्या ये सब कुछ सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है? नहीं, बरेली की घटना के बाद भी सपा का रवैया सवालों के घेरे में है। सपा के किसी नेता ने उपद्रव का अभी तक विरोध नहीं किया है, वो इन लोगों के साथ है। उल्टे सपा नेताओं ने योगी आदित्यनाथ और पुलिस पर सवाल उठा दिया। सपा तो कह रही है कि लाठीचार्ज कमजोरी की निशानी है। बताइए जरा,
लेकिन कानपुर में प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच गया है। हद हो गई है। तो आरोपियों के समर्थन में समाजवादी पार्टी खुलकर मैदान में आ गई है। कानपुर केस में मुसलमानों की वकालत में प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है और 23 सितंबर को सपा विधायकों का यह प्रतिनिधिमंडल बना है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक रविंद्र हसन रूमी हैं और प्रतिनिधिमंडल में पुलिस कमिश्नर से मिलकर एफआईआर वापसी की मांग भी की जा रही है। ये आपने देखा कि कैसे बार बार समाजवादी पार्टी के नेता सामने आ रहे हैं और अब तो सरकार को खुला चैलेंज कर रहे हैं। सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी हमेशा से दबे कुचले पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों की आवाज रही है, महिलाओं की आवाज रही है। और आपने अगर देखा होगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कल की जो हरकत थी, बरेली पुलिस ने जो ब्रूटलिटी की है, उस पर भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये साफ किया कि इस तरीके से लाठी भाजने से सरकारें नहीं चलती, सौहार्द और प्यार से भी सरकारें चलाई जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद को आप क्यों ला रहे हैं बीच में? जहां पर भी जुल्म होता है, सितम होता है, पूरी समाजवादी पार्टी वो किसी भी जाति धर्म और तबके का हो उसके साथ खड़ी रहती है। यूपी में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पुलिस को पावर इतना दे दिया गया है कि जिसको चाहे हाथ पैर तोड़ दो। मैं खुली निंदा करना चाहता हूँ। ये बर्बरता है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है। इसके ऊपर पुलिस के ऊपर जो है ना सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं, समाजवादी पार्टी के सिर्फ यही नेता नहीं, कई नेता हैं जो इस पूरे बवाल के बाद सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनके बयान क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती हैं और घोर निंदनीय है घटना। इसके बाद आ गए अबू आजमी। वो कह रहे हैं एक ही समुदाय करे तो ठीक है, दूसरा समुदाय करे तो कार्रवाई यही नहीं चलेगा। और सुमैया राणा भी आ गई। वो कह रहे हैं यूपी पुलिस को मैं चैलेंज करती हूं, लखनऊ में भीड़ नहीं सैलाब आएगा, पुलिस चाहे तो अपनी बंदूक के साथ तैयार रहे। एसटी हसन समाजवादी पार्टी नेता है, वो कह रहे हैं कि पुलिस अगर सख्ती से पेश आई तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। आप सोच रहे हैं इनकी साजिश क्या है और पूरी तरह से ये पूरा सियासी मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने के लिए किया जा रहा है। सुनिए जरा कैसे यूपी की सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में योगी जी इस मुद्दे का सॉल्व करने में पूरी तरह सक्षम थे, हैं और रहेंगे। ये जो तमाशा चल रहा है देश में कि कुछ लोगों का समूह इधर भी उकसाता है, इधर भी उकसाता है और नफरत फैलाने की बात हो रही है। बरेली में लोग लड़के निकल गए। क्यों निकल रहे भाई? नमाज, मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए हैं। आप नमाज पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, गुमराही के रास्ते पर मत जाइए। लेकिन ये बुलडोजर ये चढ़ाने वाली बात हो गई, ये भड़काने वाली बात हो गई। इससे इश्तियाल फैलेगा और इसको फौरन रोकना चाहिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीका है कि किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, न हाथ से, न पैर से, न जुबान से। पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलें। ये हर मुसलमान का एक फर्ज बनता है। ये इस्लाम की पहली शर्त है मुसलमान होने की कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाए। लेकिन मैं तमाम देश के मुसलमान से अपील करूंगा कि हमारे इन जज्बात का कोई नाजायज फायदा ना उठाए, कोई अपना पॉलिटिकल गेम ना खेले इस बुनियाद पे। ये विवाद आगे बढ़ता जा रहा है दर्शकों, और ये विवाद कहां पहुंच गया है? अब ये बिहार पहुंच गया है। दिखाता हूं मैं आपको। बिहार में भड़काऊ प्लान भी है, लेकिन एम फॉर्मूले पर सारे सियासी दलों की नजर है। बिहार में कैसे हंगामा हो रहा है दिखाता हूं आपको। सबसे पहली तस्वीर जोगबनी में, जैसा मैं कह रहा हूं ये विवाद बढ़ रहा है, अब बिहार पहुंच गया। आज वहां पर कुछ दुकानों को बंद कराया गया। सुनवाइए जरा कैसे हंगामा हुआ। ये बताया जा रहा है कि जबरदस्त विवाद हो रहा है और इधर ओवैसी
इसमें अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। और देख रहे हैं वो कटिहार में आज पहुंचे रोड शो करने के लिए, और आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ये आपने देखा, यानी असद उद्दीन ओवैसी पूरे विवाद को हवा देना चाहते हैं। और उसकी तस्वीर ये देखिए, जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन सुनिए, असद उद्दीन ओवैसी पहुंचे तो वहां क्या नारेबाजी हुई। नेपाल की आवाम तो रोड पे निकलकर नेपाल के नौजवानों ने अपनी हुकूमत का तख्ता ही पलट दिया, मगर दिल्ली के बादशाह को खबर ही नहीं है। नेपाल तो बाजू है, अगर वहां पर कोई छीके तो हमको मालूम होना ना। जनता रोड पे निकल के वहां के वजीर आजम को कपड़े उतार कर मार रही है, मोदी जी को पता ही नहीं है। चुनावी राज्य बिहार में लव के नाम पर नफरती चिंगारी भड़क रही है। मुस्लिम बेल्ट सीमांचल में बड़ी साजिश हो रही है। आई लव मोहम्मद के नाम पर सियासी भीड़ जुटाई जा रही है। लव के खिलाफ है लोग, लव के खिलाफ है लोग। सर एक हाँ बिल्कुल। प्रदर्शन पर ओवैसी का इशारा मैसेज है नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए, तेजस्वी के लिए। जिस वोट बैंक को साधने के लिए विकास, रोजगार जैसे मुद्दे फेल हो गए, उस वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी नया एजेंडा आई लव मोहम्मद लेकर आ चुके हैं। असद उद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में एंट्री ले चुके हैं और पूरी तरह से वो इस मुद्दे पर वोट बटोरना चाहते हैं। और इसलिए ये मुद्दा बिहार में मुस्लिम वोट के लिए हथियार बन गया है। दर्शकों, अररिया और पूर्णिया में आई लव पर विवाद हो चुका है, जिसके तुरंत बाद ओवैसी ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया। ओवैसी बिहार में हर मंच से आई लव का जिक्र कर रहे हैं, जिसका असर ओवैसी की चुनावी रैलियों में दिख रहा है। इतनी भीड़ आ रही है, आई लव को तूल देने की वजह से रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि इस एजेंडे के पीछे सीमांचल की 24 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को 2020 में जीत मिली थी दर्शकों, और इस बार वो ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करना चाहते हैं, समझिए इसे। और ओवैसी के इसी एजेंडे पर गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। बीजेपी ने ओवैसी के साथ आरजेडी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। यानी जिस तरह से अब दोनों पक्ष खुलकर सामने आ रहे हैं, इससे बिहार चुनाव से पहले यह मुद्दा और ज्यादा गर्माता जा रहा है। लेकिन आज गिरिराज सिंह ने कैसे असद उद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया, सुनवाता हूं आप। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के भी और पीछे खड़े हैं, और ये एक तरह से ओवैसी जैसे लोग, मुफ्ती महबूबा जैसी, ये सारे के सारे लोग को भारत का विकास, बिहार का विकास नहीं दिख रहा है, बल्कि उन्हें सत्ता के लिए भारत में लोगों को लड़ाने में लगे हुए हैं। उसमें सर्वप्रथम अगर नाम मैं लूं तो ओवैसी है। अब इधर भारतीय जनता पार्टी असद उद्दीन ओवैसी को निशाने पर ले रही है, लेकिन आरजेडी उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। सुनवाता हूं आपको। ये जोगबनी में जो घटना घटी है अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी जब जब बिहार में चुनाव आती है तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चाहती है। श्री तेजस्वी यादव जी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करते हैं। इसकी लड़ाई बिहार की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, लोगों में भाई भाई में लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं, यूपी की आग अब बिहार में लगाना चाह रहे हैं। अब दर्शकों आप सोचिए, ओवैसी हो या दूसरी पार्टी हो, वो एक वोट बैंक को साधने पर निकल पड़ी। इधर एंट्री हो गई है गृह मंत्री अमित शाह की, लेकिन आज
उनके काफिले में एक गाड़ी बीच में आ गई। गृह मंत्री का काफिला है, गाड़ी बीच में आना सुरक्षा में बड़ी चूक है। देखिए आप, वो गाड़ी खड़ी हुई है, ये उनके काफिले के ठीक बीच में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस रैलियों से समझा जा सकता है कि बिहार में चुनावी पारा बढ़ गया है, तापमान बढ़ गया है। और आज गृह मंत्री अमित शाह उसी क्षेत्र में पहुंचे जहां पर एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की रणनीति इस पर क्या है आपको बताता हूं। बिहार में विपक्ष की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, तो इधर बीजेपी की नजर महिला वोट बैंक पर है। बिहार में विपक्ष बार बार सियासी आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और इधर बीजेपी महिला मंदिर को चुनावी हथियार बना चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह अररिया में चुनावी जनसभा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ सियासी माहौल बना दिया। अमित शाह ने राम मंदिर के साथ सीता मंदिर का जिक्र किया, साथ ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार ट्रांसफर की बात भी कही। इसी बहाने बीजेपी ने आधी आबादी को साधने की कोशिश की है और मंदिर का नारा देकर हिंदुओं को एकजुट करने का मंत्र दिया है। और इस दौरान अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा फिर से उठाया। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी कान खोलकर सुन लें, बिहार हो या देश का कोई भी कोना, बीजेपी का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। और इधर एम वर्सेस एम हो रहा है, यानी एक तरफ है मुस्लिम वोटर, दूसरी तरफ है महिला वोटर। सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? इतने सारे लोग हैं, आपका कोई वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? कैसे कटेगा? देखा आपने दर्शकों, यानी पूरी तैयारी यही की जा रही है कि इस समय बिहार का सियासी पारा बढ़ जाए। लेकिन बिहार में इस समय कुछ छोटे सियासी दल हैं जो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आपको बताता हूं उनकी वोट बैंक पर कैसी नजर है। बिहार चुनाव में जन स्वराज पार्टी, AIMIM और BSP भी मैदान में आ गई है, जो इस बार बिहार में बड़े दलों का गणित बिगाड़ सकती है। ये तमाम छोटे दल जातीय समीकरणों पर आधारित हैं। छोटे दलों का फोकस जातीय और क्षेत्रीय समुदाय पर है। बड़ी बात यह है कि छोटे दल भले ही ज्यादा सीटें ना जीतें, लेकिन कई सीटों पर नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। 2020 में छोटे दलों को करीब 3% वोट मिले थे। AIMIM ने कई सीटों पर RJD को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव भी नई पार्टी बना चुके हैं। तो वहीं जन स्वराज पार्टी जैसी PK की पार्टी मैदान में आ गई है, जो रोजगार, भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर ध्यान दे रही है। और जन स्वराज के इसी पैटर्न से युवा वोटर प्रभावित हो सकते हैं। अब दर्शकों आपको बताते हैं कि इस पर कैसे बिहार की सियासत गर्मा गई है। सुनिए जरा। अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक योग अब नहीं रहेंगे, अब उम्र हो गई। अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना है और हम नए सोच के नया बिहार बनाना है। जैसे प्रधानमंत्री जी के मतलब कार्यक्रमों में कल आपने देखा, जिस तरह से महिलाओं को हमारी डबल इंजन की सरकार कल मोदी जी के मार्गदर्शन में 75,000 महिलाओं को 10-10 हजार दिया। बिहार के अंदर जंगल राज रोकने के लिए फिर से बिहार अराजकता का शिकार न हो, इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को संकल्पित होकर NDA की फिर से सरकार बने, इसके लिए उनका जो मार्गदर्शन है निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को उत्साहित करता है। दर्शकों अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलता हूं POK, जहां पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। पाकिस्तान परेशान हो गया है। POK में मुनीन और शहबाज के खिलाफ लोग विद्रोह कर चुके हैं। दिखाता हूं मैं आपको कैसे वहां पर विद्रोहियों पर गोलियां बरसाई जा रही। देख रहे हैं आप, ये POK है जहां पर लोग पाकिस्तान की सरकार के विरोध में आ गए। सुनवाइए जरा कैसे गोलियां बरसाई जा रही है।
ये पाकिस्तानी पुलिस और सेना दबाव बना रही है इन लोगों पर। कुछ लोग घायल हो गए। पीओके के नागरिकों का कहना है कि हमें यहां पर घुटन होती है। देखिए जरा वहां पर कैसे हंगामा हो रहा है। एक युवक को गोली लग गई है। ये युवक घायल हुआ है, लेकिन इसके बाद गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। देख रहे हैं आप, ये पीओके के नागरिक हैं जो पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सुनिए जरा कैसे नारेबाजी की जा रही है। काली वर्दी काली बेड़े, काली वर्दी काली बेड़े, काली वर्दी काली बेड़े, काली वर्दी काली बेड़े, आल इंतजामिया, आल इंतजामिया, आल सच्चा, आल सच्चा। नारेबाजी यहां तक नहीं रुकी, ये नारेबाजी बढ़ती जा रही है और अब आजादी पीओके में मांगी जा रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कैसे नारे लग रहे हैं, सुनिए जरा। देखा यहां पर आजादी की मांग हो रही है, लेकिन मुनीर और शहबाज की धड़कन बढ़ी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। इसका सीधा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान के हाथ से पीओके फिसल रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। पाक अधिकृत कश्मीर के लोग सेना के अत्याचार से परेशान होकर सड़क पर उतर आए हैं। पीओके की जनता पाकिस्तान से आजादी मांग रही है। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार विकास की रफ्तार को बढ़ा रही है। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। नाराज लोगों ने अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंक दिया है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि इस समय पीओके में कैसे नारेबाजी हो रही है और क्या पाकिस्तान के हाथ से पीओके जाने वाला है। दिखाता हूं मैं आपको। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह होने लगा है। लोग सड़कों पर आ गए। पाकिस्तानी सरकार और सेना का विरोध किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए गोलीबारी की है, जैसे बलोचियों पर करते हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सीधे गोली चला दी है। गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की खबर है और पीओके के कोटली इलाके में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान सरकार ने पर्यटकों को पीओके ना जाने की सलाह दी। पत्रकारों, मीडिया को भी पीओके में जाने से रोक दिया है। पीओके में 2000 पुलिसकर्मी और 167 FC प्लाटून तैनात किए गए हैं। पीओके के लोग महंगाई, रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे बलोच के लोग करते हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। शहबाज, मुनीर इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। पीओके में पाक सरकार सेना के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। कुछ दिनों पहले रावलकोट में लोग सड़कों पर आ गए थे और मुनीर को ट्रंप की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया था। मई 2024 में पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में हिंसा हुई और लोगों ने पाकिस्तानी रेंजर्स की पिटाई कर दी थी। पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों पर अत्याचार करती है। सेना की ज्यादती से नाराज लोग अब विद्रोह पर उतर आए हैं, जैसे बलोच की आर्मी पाकिस्तान का विद्रोह करती है। और आपको ये बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके पर बड़ा संदेश दिया है। सुनिए जरा। डिमांड होने लगी, आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है। दर्शकों, इधर पाकिस्तान के हाथ से पीओके ऐसा लग रहा है जाने वाला है और उधर पाकिस्तान कल होने वाले मैच से पहले हार गया है। दर्शकों, भारत और पाकिस्तान के बीच कल फाइनल मुकाबला है और 41 साल बाद यह फाइनल हो रहा है।
किसी ऐसे मैच में जहां फाइनल में पाकिस्तान और भारत भिड़ रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको कैसी पूरी तैयारी की गई है। दोनों टीमें तैयार हैं, विरोध के बावजूद 2 मैच हो चुके हैं, तीसरा फाइनल भी खेला जाएगा, लेकिन एक तरफ अलग अलग जगह पर विरोध किया जा रहा है, पाकिस्तान की टीम का, उसके खिलाड़ियों का, क्योंकि भारत जीता जरूर है लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हरकत बहुत बेकार है। और 23 घंटे बाकी हैं, दर्शकों देख रहे हैं आप, पाकिस्तान और भारत दोनों की टीम मैच में जाने के लिए, जीतने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पहले ही हार गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। आज सूर्य कुमार यादव जो भारत के कप्तान पर आईसीसी ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ बीसीसीआई मैदान में आ गई है और बीसीसीआई ने कहा है कि सेना के सम्मान में सूर्य कुमार यादव ने जो कहा वो ठीक कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने बयान पर कायम हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। एक तरफ सूर्य कुमार यादव जहां उन पर आईसीसी 30% फीस काट के जुर्माना लगा रही है, वहीं सूर्य कुमार यादव देशभक्ति की बात कह रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है और इसी को लेकर अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पर भी बात की जा रही है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। एक तरफ आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव पर जुर्माना लगा दिया है, लेकिन बीसीसीआई पूछ रही है कि आखिर आपने जुर्माना क्यों लगाया, क्योंकि कोई भी सियासत इसमें नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बीसीसीआई आईसीसी के बीच में ये जंग भारत पाक मैच से पहले कैसे चल रही है, आइए जरा दिखाते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईसीसी में ठन गई है। आईसीसी के एक फैसले ने बीसीसीआई को नाराज कर दिया है। नाराजगी ऐसी कि आईसीसी के फैसले को बीसीसीआई ने चैलेंज कर दिया है। दरअसल आईसीसी ने T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव पर जुर्माना लगाया। पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सूर्य कुमार की शिकायत की और सूर्या ने पहलगाम पीड़ित और सेना को पहली जीत समर्पित की थी। बयान को पीसीबी ने राजनीति से प्रेरित बताया और आईसीसी से शिकायत की और आईसीसी ने सूर्या पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगा दिया। साथ ही आईसीसी ने उन्हें ऐसे बयानों से बचने की नसीहत भी दी। हालांकि सूर्या ने आईसीसी के सामने खुद को दोषी नहीं माना है, बावजूद इसके आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव पर जुर्माना लगाया। बीसीसीआई अपने कप्तान सूर्य कुमार के साथ खड़ी हुई है और आईसीसी के फैसले का जोरदार तरीके से विरोध किया गया। बीसीसीआई ने आईसीसी से फैसला वापस लेने की भी मांग की है। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों के लिए क्या कहा था, सुनिए जरा। I feel few things in life are मैं कुछ कहना चाहता हूँ और ये मौका भी सही है। हम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं और इसके साथ ही अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। मैं यह जीत अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करता हूं, जिन्होंने काफी बहादुरी दिखाई है। उम्मीद है कि वो आगे भी हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उन्हें खुशी देने का मौका मिलेगा, हम उनके चेहरे पर हंसी लाते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर। मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। अब दर्शकों में जैसा सूर्य कुमार यादव ने कहा कि राइवलरी नहीं है, उसी बीच जब फाइनल होता है तो दोनों टीम के कप्तान आते हैं और फोटो सेशन होता है, लेकिन कोई भी फोटो सेशन नहीं हुआ है। यानी टॉस से पहले हाथ नहीं मिलाया, मैच जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाया और अब फाइनल से पहले भारत ने पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया। कैसे इनका दिमाग फिर गया है, कैसे ये परेशान हो रहे हैं, आइए जरा आपको बता दूं। एशिया कप अब बेहद रोमांचक स्टेज पर पहुंच गया है। विरोध हुआ है, लेकिन 23 घंटे के बाद भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, लेकिन मैच से पहले भारत ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी। फाइनल से पहले दोनों टीमों के बीच फोटो सेशन होता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि फोटो सेशन कैंसिल हो गया है। पहले दोनों मैच में टॉस के बाद सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जीत के बाद भी टीम इंडिया ने पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, गेट बंद कर दिया और अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के खौफ से पूर्व खिलाड़ी भी टेंशन में है। अभिषेक शर्मा का खौफ ऐसा है, बुमराह का खौफ ऐसा है, शोएब अख्तर टेंशन में आ गए हैं।
इतने कंफ्यूज हो गए कि अभिषेक शर्मा की जगह वो अभिषेक बच्चन का नाम ले रहे हैं। एक डिबेट शो में उनका ये खौफ जाहिर हुआ है। उसके बाद जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त जवाब दिया। अभिषेक बच्चन ने कहा, मुझे आउट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन दर्शकों, इधर विवाद हो रहा है कि आखिर मैच क्यों खेला जा रहा है, क्योंकि पहलगाम के अभी भी विक्टिम्स हैं। उनका कहना है कि आतंकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए और इसको लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि क्या कहा गया है कि जब पाकिस्तान के खिलाड़ी अलग अलग तरह से इशारे करते हैं, गन सेलिब्रेशन करते हैं, तो इन खिलाड़ियों के साथ, आतंकिस्तान के साथ मैच क्यों। भारत पाक मैच का भारत में विरोध हो रहा है शुरू से। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है, ये कुत्ते की दुम है। पाक टीम के खिलाड़ी भी अभी तक खेल भावना नहीं दिखा रहे हैं। कभी वो गन फायर करते हैं, कभी उनकी दिमागी मंशा जाहिर हो जाती है कि वो आखिर सोचते क्या है। लोगों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमला हम भूल नहीं सकते हैं। लोग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भी सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाक से क्रिकेट किस मजबूरी में खेला जा रहा है। जब पानी बंद है, बातचीत बंद है, तो फिर क्रिकेट मैच क्यों जरूरी है। जब यही सवाल उठ रहा है, लोगों ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। सुनिए जरा, भारत में लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान में लोग और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, धर्मपुरुष के लोगों के ऊपर वहाँ के आतंकवादी अटैक करते हैं, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। नहीं, वर्तमान की जो परिस्थितियां देश की है उसको देखते हुए भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो मैच हुआ था उनके एक प्लेयर के द्वारा बहुत ही कुकत जैसा कार्य, फायर जैसा किया गया था, लेकिन फिर भी इंडिया के जाबाज लोगों ने, जाबाज खिलाड़ियों ने उसको जीत के साथ जवाब दिया। लेकिन देश की जनता का फिलहाल ये मानना है कि परिस्थितियों को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का तो होने नहीं चाहिए, पाकिस्तान से कोई खेल नहीं। हाँ, ये हमारा कहना है, क्योंकि ये बार बार बेइज्जती करो, बार बार उल्टे सीधे ही इनका कर्म है, इसलिए इनके साथ तो कभी खेलना ही नहीं चाहिए। मतलब इंडिया के 26 लोगों को इन लोगों ने जिस तरीके से मारा है, तो मेरे ख्याल से तो ये इंडिया के काबिल ही नहीं है। मतलब ये हमें, मतलब कंपटीशन में बिल्कुल है ही नहीं, खेलना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान से मैच ही नहीं होना चाहिए। तो जो पहलगाम को लेकर हमारे जो 28-30 लोग जो शहीद हुए थे, उसको लेकर हमें तो उससे बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो पाकिस्तान बेकार ही है। लोगों का रिएक्शन आपने सुना है। भारत में अब भी लोग गुस्से में। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और वो भी ममता बनर्जी के राज्य में। कई तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं झारखंड। आप सोचिए, पूरे देश में दुर्गा पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन इस पंडाल में चर्च बना दिया गया, वेटिकन सिटी बना दी गई। देख रहे हैं आप, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। दुर्गा पंडाल का ईसाईकरण कर दिया गया है, आप देखिए जरा ऊपर। और इसे लेकर झारखंड में जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह आप तस्वीर देख रहे हैं, यही है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दुर्गा पंडाल में इन तस्वीरों की क्या जरूरत है। देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों की आखिर जरूरत क्या है। क्या ये धर्मांतरण की साजिश है? हिंदू आस्था के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। और मैं आपको ये पूरा पंडाल कहां पर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसकी एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शकों कि आखिर कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की जा रही है। झारखंड में अवैध धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी सच्चाई अब त्योहारों पर दिखने लगी। ये आप देखते जाइए बस इसे। आरोप है कि दुर्गा पंडाल का ईसाईकरण कर दिया गया। रांची में दुर्गा पंडाल को वेटिकन सिटी का रूप दिया। बताइए आप, इस पंडाल को जेएमएम नेता विक्की यादव ने बनवाया है, और वीएचपी ने कहा कि पंडाल में ईसाई धर्म के प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं जो हमें दिख रहे हैं, और पंडाल के अंदर मदर मैरी और धार्मिक तस्वीर लगा दी गई। वीएचपी ने आरोप लगाया कि यह कदम धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने जैसा है। हालांकि इस पर आयोजन समिति की सफाई भी आई है। जेएमएम ने कहा 50 सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। पंडाल कोलकाता के श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब की थीम पर बनवाया है। दावा है कि किसी की भावना आहत करने का मकसद नहीं है। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर सामने आई है, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद सवाल पूछ रहा है। क्या कह रहे हैं उनके प्रवक्ता विनोद बंसल, सुनवाते हैं आपको।
ऐसे लोगों के हाथ में दुर्गा पूजा की कमान, जो हमारे मंदिरों और पूजा स्थलों के अंदर, हमारे पूजा के पंडालों के अंदर क्रिश्चियनिटी को घुसा रहे हैं, उसे सरकार की हिंदू द्रोही और क्रिश्चियन मिशनरी को सपोर्ट करने वाली नीति स्पष्ट तौर पर नजर आती है। क्या पूजा सनातन धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, विधि विधान से नहीं हो रहा है? अगर वैसा हो तब प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, लेकिन जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा लग रहा है, क्या चीज़ का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर सिर्फ दर्शनार्थी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए इसलिए बनाया जाता है। अब ये तो आपने झारखंड देखा, आपको लेकर चलता हूं बंगाल। ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं जहां पर दुर्गा पूजा की जाती है, लेकिन पंडाल के अंदर काबा और मदीना के गीत गाए जा रहे हैं। सुनिए जरा। देखा किस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, जिसे हिंदुओं का सबसे पवित्र और बड़ा महोत्सव कहा जाता है, माना जाता है कि दुर्गा पूजा के पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हम देखते भी हैं, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर लोग श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। लेकिन इस साल की तस्वीरें कई जगह से राज्यों से चौंकाने वाली हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाले कोलकाता पंडाल को हटा दिया गया है। आप सोचिए जरा, यही वो पंडाल है, इसको हटा दिया गया है। थीम ऑपरेशन सिंदूर की रखने को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई। हमारे देश में ये हो रहा है। इस बीच एक और घटना है दर्शक, ममता बनर्जी के प्रदेश की। यहां दुर्गा पूजा पंडाल में मां की महिमा गाने के बजाय काबा में आंखों में मदीने हैं, दिल में मदीने हैं, ऐसे शब्द यहां पर गाने में उपयोग किया गया है। हैरानी की बात तो ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर खड़ी हुई हैं और वो ताली बजा रही हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व पर ऐसी तस्वीर भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसको लेकर आरोप भी लग रहे हैं, सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व पर कट्टरपंथी एजेंडा क्यों थोपा जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल की धरती पर मां दुर्गा की आराधना होनी चाहिए, वहां पर राजनीति का रंग चढ़ रहा है और वोट बैंक को साधा जा रहा है। दर्शकों, हम खबरों में आगे बढ़े, इस बीच हमारे पास एक अहम खबर मिल रही है, दुखद खबर मिल रही है, जहां पर तमिलनाडु में एक्टर विजय सभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे और भगदड़ मच गई। 31 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में 16 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं और 47 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और आपको यह बता दें, दोपहर 12 बजे विजय को पहुंचना था, लोग इंतजार कर रहे थे, वो शाम 7 बजे पहुंचे। भारी भीड़ जमा हो गई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि वहां पर कई लोगों की जान चली गई है। और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त धोया है। यूएन मंच से भारत ने धोया है और अब से कुछ देर बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी धोने वाले हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूं। शहबाज पहुंचे अमेरिका में तो चोर चोर के नारे लगे, सुनिए जरा। ये चोर अब मैं आपको बताता हूं, शहबाज शरीफ ने यूएन के मंच से झूठ बोला है, लेकिन भारत की तरफ से पटेल गहलोत पक्ष रख रही थी और उन्होंने शहबाज के झूठ को बेनकाब कर दिया है, सामने ला दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, पटेल गहलोत संयुक्त राष्ट्र सभा में शहबाज के झूठ को बेनकाब करती हैं और कहा जाने लगा है कि अब वो
शहबाज के झूठ का बैंड बाजा भी बजा रहे हैं। और इसीलिए अभी तक भारत ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं उससे सब कुछ साफ हो जाता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, क्योंकि कैसे रिपोर्टर सवाल करता है शहबाज से और वो क्या जवाब देते हैं सुनवाता हूं मैं आपको। Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Cross-border terrorism, we are defeating them. India is defeating you, Pakistan Prime Minister. Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? तो पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है, ये तो दुनिया जानती है, जहां ओसामा बिन लादेन है और अमेरिका ने कार्रवाई भी की थी। और यही अब बेनकाब कर रहा है पाकिस्तान को। यानी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका झूठ कैसे बेनकाब किया गया है आइए जरा आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र में शहबाज शरीफ ने भारत के साथ जंग का जिक्र किया, दावा किया कि भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई और पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारत के 7 विमान गिरा दिए। पहलगाम हमले की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की भी शहबाज ने अपील की, लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव को दर्शकों ठुकरा दिया है। भारत ने उस त्रासदी को बताया है कि पाकिस्तान को हमने कैसा सबक सिखाया। पाकिस्तान ने पहले कहा था कि हम बाहरी हमले सहन नहीं करेंगे। इस साल मई में बिना उकसावे के पाकिस्तान पर हमला हुआ। संघर्ष के दौरान मजबूत पोजीशन में होते हुए भी सीज फायर का समर्थन किया। पाकिस्तान कह रहा है, आप सोचिए। शहबाज ने भारत पर सिंधु जल संधि रोकने के भी आरोप लगाए हैं। कहा पाकिस्तान अपने 24 करोड़ लोगों के पानी के अधिकार की रक्षा कर रहा है। शहबाज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा अगर उनका दखल नहीं होता तो जंग और बड़ी हो सकती थी। और ट्रंप की शांति की कोशिश को देखते हुए पाक ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया है। बताइए आप। भारत ने शहबाज शरीफ के बयान पर जोरदार प्रहार किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारी भारतीय अधिकारी हैं पीटल गहलोत, जिन्होंने आतंकवाद पर पाक को घेरा। कहा शहबाज ने आतंकवाद का महिमा मंडन किया है और कुछ नहीं, जो पाकिस्तान की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने टीआरएफ का बचाव किया था। और याद दिला दें, टीआरएफ जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के लिए नरसंहार का जिम्मेदार था। पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को सालों तक छिपाए रखता है और दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सिर्फ दिखावा करता है। पाकिस्तान के मंत्रियों ने खुद बयान दिया है, पाकिस्तान दशकों से आतंकी कैंप चलाता है। भारत ने पाकिस्तान के उस झूठे दावे को घेरा। कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस जीत की बात कर रहे हैं वहां दरअसल भारत के हमले में नष्ट हुए एयरबेस हैं। जले हुए हैंगर और टूटे हुए रनवे की तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, जो सार्वजनिक रूप से जगह जगह उपलब्ध है। अगर पाकिस्तान इन्हें जीत मानता है तो माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यही भारतीय अधिकारी ने कहा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे शहबाज शरीफ ने कहा और पीटल गहलोत ने कैसे जवाब दिया। सुनिए जरा। We have won the war and now we seek to win peace. हमने युद्ध जीत लिया, मगर अब हम शांति चाहते हैं। Trump's efforts for peace helped avert. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दखल नहीं दिया होता तो जंग बड़ी हो सकती थी। ट्रंप की शांति की कोशिशों को देखते हुए हमने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। Would have been catastrophic. Till 9th May 9 मई तक पाकिस्तान और भारत पर हमले की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई को उसकी सैन्य शक्ति ने सीधे हमसे लड़ाई रोकने की गुजारिश की। हस्तक्षेप करने वाली घटना वह थी जिसने कई पाकिस्तानी वायु बेस को नष्ट किया। भारतीय सेनाओं के द्वारा उस क्षति की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। यदि नष्ट रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह दिखते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया, तो पाकिस्तान इसका आनंद लेने के लिए स्वागत है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, पूरी दुनिया ने जो सबूत देखे हैं वो बार बार दुनिया के सामने आते हैं। और ये आप देखिए, मसूद अजहर के 2 भतीजे मारे गए, जिसमें वकास है और हसन। और ये कैसे मारे गए थे आतंकी खुद बता रहा है, सुनिए जरा। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों। कैसे आतंकी खुद रो रहा है, लेकिन शहबाज को समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। मां दुर्गा के छठे स्वरूप का यानी मां कात्यायनी का पूजन अर्चन हो रहा है। यह रूप शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए। सभी रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। आप इस बात का विशेष ख्याल रखें और सभी का सम्मान करें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH